तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास, क्योंकि इसी की है आपको तलाश। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10 की विज्ञान आपके एग्जाम यानी कि हमारे प्यारे से बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि है आपका वार्षिक पेपर, और पेपर होने वाला है 21 मार्च 2025 को। तो ये डेट तो आपके दिमाग में बिल्कुल पहले से ही छपी होगी कि आपका जो वार्षिक पेपर है एमपी बोर्ड का, वो कब होने वाला है? 21 मार्च को होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस सारी की सारी विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम 2025 में सुपर एक्सपेक्टेड हैं और आने ही वाले हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने सेट्स बना दिए हैं? 4 सेट्स यहाँ पर मैंने बना दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए, यानी कि ये सेट ए की बात करेंगे, फिर इसी प्रकार हम लोग सेट बी पर चलेंगे, फिर सी पर, और यहाँ लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे सेट डी पर। ठीक है, जैसा सैंपल पेपर होता है ना, उसमें 4 सेट होते हैं, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर 4 सेट में सारी की सारी विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि सेट ए से लेकर के सेट डी तक सारे के सारे सवालों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग मेरे साथ यहाँ पर साथ देने वाले हैं, और आप लोगों की तैयारी यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप लोग इन चारों सेटों को जब कर लोगे ना, तो आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में, जितने भी 21 मार्च के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इन्हीं चारों सेटों से आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं सेट ए से और लेकर चलते हैं सेट डी तक। तो ये रहा हमारा सेट ए का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, अरे सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये तो क्वेश्चन नंबर कैसा आ गया? क्वेश्चन नंबर छठवां आ गया। मैं जानता था कि आप लोगों को एक क्वेश्चन फर्स्ट से ही करना है, लेकिन यहाँ पर छठवां आ गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, फिर दूसरे में खाली स्थान आते हैं, तीसरे में हमारे सत्ता सत्य, चौथे में जोड़ियों, और पांचवें में हमारे एक वाक्य वाले प्रश्न आते हैं। तो उन सभी को मैंने क्या किया है कि हर एक प्रकार के, यानी विकल्प वाले, खाली स्थान वाले, सत्ता सत्य वाले, जोड़ियों वाले और एक वाक्य वाले, लगभग हर एक एक टॉपिक के मैंने 50 से अधिक अधिक क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। तो उनकी वीडियो अलग से बना दी गई है। यहाँ पर हम केवल जो 2 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स तक के जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए हर सेट है वो क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू होगा। ठीक है, अब जो आप पूछोगे कि सर हमारे तो विकल्प नहीं आप करवा रहे हैं वस्तुनिष्ठ, तो उनके लिए वीडियो बना हुआ है। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और इनके अथवा वाले क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं कि ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ठीक है, और देख लीजिए हमारा 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ए का, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को यदि इसकी परिभाषा आती है तो बेहतरीन तरीके से मन में सोचते जाइए, और उदाहरण भी मन में सोचते जाइए, और आप लोगों को भरोसा होते जाएगा कि हाँ ये मुझे आ रही है, तो अब मेरी तैयारी बेहतरीन है। और यदि नहीं आ रही है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, उनको बेहतरीन तरीके से सबसे पहले सुनिए, समझिए, और फिर इनको नोट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अम्ल ले लिया, एक अपन ने क्या ले लिया? क्षार ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्षार, तो एक अम्ल ले लिया, एक अपन ने क्षार ले लिया, और दोनों की अभिक्रिया करा दी, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है और एक दूसरे के उदासीन हो जाते हैं, और इस क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे NaOH प्लस के HCl, ये हमारा क्या है? क्षारक है, और ये हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इनकी जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर बनेगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और H2O, यानी कि ये लवण बन गया और ये हमारा जल। तो ये एक हमारा उदाहरण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और यदि मैं इसका दूसरा उदाहरण लिखूं, क्योंकि 2 उदाहरण पूछे हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरे उदाहरण में आप लोग लिख ले देना CaOH का यहाँ पर वोल्टवाइज। ठीक है, और इसकी क्रिया करा देंगे हम लोग किससे? H2SO4 से, यानी कि एक अम्ल से। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बन जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और प्लस के यहाँ पर मिल जाएगा हमें जल ही मिलेगा, तो वो जल मिलेगा 2H2O। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में।
तो ये हमारा जलीय अवस्था के लिए L लिखा है, ठीक है, AQ लिखा है। और यहाँ पर जो जलीय अवस्था के बाद में जो तरल होते हैं उनके लिए यहाँ पर L लिखा जाता है, सॉलिड के लिए S लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण हो गए उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इसके अथवा वाला है पीएच मान के दैनिक जीवन में दो महत्व लिखिए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पीएच पैमाने से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पर दो महत्व लिखना है, यानी कि पीएच पैमाने के दो उपयोग लिखना है। तो पहला है हमारा कि मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल की किस्म और उसमें मिलाए जाने वाली उर्वरक का प्रकार आदि को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि कोई मिट्टी है, हमें खेत में बोनी है, अरे खेत में बोनी नहीं, मतलब मिट्टी है। अब यदि हमने उसका पीएच मान ज्ञात कर लिया तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी फसल है वो अच्छी तरह से उगेगी और हमें कौन सा उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए। तो ये पीएच मान का एक उपयोग हो गया। दूसरा है अपच की स्थिति में अम्ल की अधिकता से पेट में हमें दर्द एवं जलन होने लगती है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड नामक क्षारक का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भ्रंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भ्रंजक चूर्ण का पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के भ्रंजन के लिए। तो यहाँ पर भ्रंजन का मतलब होता है सफेदी करना, क्या होता है, सफेदी करना। तो देखो जितने भी जैसे ये हमारे क्या है वस्त्र उद्योग हैं, तो वस्त्र उद्योग में जो कपड़े बनते हैं वो ऐसे तो है नहीं कि जितने व्हाइट कपड़े हम पहनते हैं तो वो डायरेक्ट ही व्हाइट बन जाते हैं, वो काफी गंदे होते हैं ना, व्हाइट नहीं होते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में जितने जो सूती के कपड़े होते हैं उनको व्हाइट करने में हम लोग भ्रंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो भ्रंजन को बोला जाता है सफेदी करना, ठीक है। अगला है कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के भ्रंजन में। अब जो काष्ठ लुगदी होती है, जो कागज होते हैं हमारे व्हाइट होते हैं, ठीक है। अब उनके भ्रंजन यानी उनको उनको सफेद करने में, जैसे कागज घास फूस लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो कागज जितने व्हाइट कलर के हम देखते हैं उतने होते थोड़ी हैं। तो उनके भ्रंजन में यानी कि जो हम लोगों ने कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी बनाई है जिससे हमें कागज बनाने हैं, उसको सफेदी करने में हम लोग भ्रंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट होते जाए, ठीक है। इसके अथवा वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये दो उपयोग। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, बिल्कुल राइट बात है। खिलौने सजावटी सामान आदि बनाने में यहाँ पर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये तो आप लोगों को आते ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है सहसंयोजी बंध या आबंध को परिभाषित कीजिए। तो ये रही हमारे सहसंयोजी आबंध की परिभाषा। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी बंध या आबंध कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दो परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, दो। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया और दोनों ने ऐसा एक बंध बना लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और दोनों का काम यहाँ पर बन गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई ना, एक इसने इसको दे दिया एक इसने इसको दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन के युग्म यानी कि एक जोड़े की साझेदारी से ये जो बंध बना है इसको ही बोल देते हैं हम लोग सहसंयोजी आबंध या बंध, ठीक है। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है और जो बंध बनता है उसे ही हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। अब इसके अथवा वाला है अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए। तो ये रहा इसका प्यारा सा आंसर। जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। यानी कि कोई एक तत्व है लेकिन वो हमें प्रकृति में यानी कि धरती में कई रूपों में मिल रहा है, तो उस तत्व के इस गुण को ही अपरूपता कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, वो कई रूपों में रहता है, कभी ये नाटक करता है कभी वो नाटक करता है, यानी कि एक ही व्यक्ति है लेकिन नाटक कई कर रहा है, तो उसके इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ऐसे ही आगे है तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं और जो तत्व के विभिन्न रूप होते हैं उसको अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन, हमारा है तो कार्बन एक, लेकिन कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट,
यानी कि भाई साहब कार्बन से ही मिलकर बना होता है हीरा और कार्बन से ही मिलकर बना होता है ग्रेफाइट। और इसका एक और उदाहरण है, उसका नाम है फुल्लेरीन। तो कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। ठीक है, तो ध्यान से सोचिए कि कार्बन से ही हीरा बनता है। तो कार्बन एक तत्व हो गया, लेकिन ये अलग रूप में है। जैसे हीरा एक रूप हो गया, ग्रेफाइट दूसरा रूप हो गया, तो इसको ही अपर रूप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 9वां। क्या लिखा है? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर हमें बनानी है। तो आपको पता है कि C के जो C होता है यानी कि कार्बन होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 4। और या यदि हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, ये तो आपको बेसिक सी चीजें यहाँ पर पता ही है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो क्या करेंगे हम लोग? कार्बन को यहाँ पर बीच में रखेंगे, ठीक है, और इसके हम लोग क्या दे देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इनके दे देंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन। मैंने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए। अब हमारा ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर रखूंगा, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर रखूंगा। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो इनको मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूँ, 2 यहाँ पर दे दो, 2 यहाँ पर दे दो और ये 2 यहाँ पर दे दो। ठीक है, ऐसे ही 2 यहाँ पर दे दो और 2 ऊपर दे दो और 2 ऊपर। तो ये ऑक्सीजन के हो गए 6-6 और ये हमारे किसके हो गए यहाँ पर? कार्बन के 4। तो अब हमें कार्बन के 8 बनाना है और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 8 बनाना है। तो 2 इस ऑक्सीजन से ले ले, 2 इस ऑक्सीजन से ले ले, तो यहाँ पर कार्बन के हमारे पास में हो जाएंगे कितने? 8। बोलो हो गए ना? देखो 4 और 4 दूनी 8। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 बनाना है, तो 6 तो हैं और 2 कार्बन से ले लेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग कुछ ऐसा कर देंगे, अच्छे से बन जाए भाई, कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो ये हमारे कार्बन की क्या बन गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको ये बनानी है और फिर बाद में आप लोगों को ये बनानी है। ठीक है, तो ये होगी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आपको यदि बनानी आती है तो आप लोग भी मेरे साथ में जल्दी से जिस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ उसको आप लोग मेरे से आगे स्पीड में करते जाइए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारा अगला है, समजातीय श्रेणी क्या है? तो आंसर है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह से विस्थापित प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्मों में काफी समानता होती है तथा इनमें CH2 इकाई का अंतर होता है। कितनी इकाई का अंतर होता है इनमें? CH2 इकाई का यहाँ पर अंतर होता है। और इनको OH प्रत्यारोपणात्मक या कार्यात्मक समूह ही इनको होता है। इनका प्रत्यारोपणात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। ठीक है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन होते हैं उनको एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर आपसे क्या कहता है? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है। तो जल्दी से आप लोग अपने मन में आंसर बोल लीजिए और ये रहा इसका आंसर। तो देखिए इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ पेन। हाँ, तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। और इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, या वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि स्वयंपोषी पोषण क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि
वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अथवा में आया है विषम पोषी पोषण, ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, दो में से कोई एक। ठीक। तो देखिए विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, इसको भी हमें उदाहरण सहित समझाना है। तो ये रहा इसका आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या है, विषम पोषी पोषण। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 11 है जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो भैया आंसर क्या है, सजीवों को अपनी स्पीसीज यानी प्रजाति के स्थायित्व को बनाए रखने तथा अपने समान आकृति रंग रूप एवं गुणों की नई जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। पहली तो जैसे इंसान जाति है, यदि इंसान जनन नहीं करेगा तो सारे इंसान धरती से खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही खरगोश जनन नहीं करेगा तो सारे खरगोश खत्म हो जाएंगे। तो सजीवों को अपनी स्पीसीज यानी प्रजाति के स्थायित्व यानी कि उनको बचाए रखने के लिए और अपने जैसे ही समान आकृति रंग रूप एवं गुणों वाले नए जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जैसे कौन नहीं चाहता है कि उनके बच्चे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्वपरागण को परिभाषित कीजिए, यानी कि अथवा वाला। तो ये रहा इसका आंसर। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ध्यान रखना, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि पौधा एक ही है, तो चाहे उसी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, लेकिन पेड़ को छोड़कर नहीं जाना है, पुष्प वही रहना, वो पेड़ वही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वयं परागण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इसके और में भी आप लोग सीख सकते हैं क्या, पर परागण। ठीक है, पर परागण। अब पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प है लेकिन एक पुष्प के वर्तिकाग्र, एक पुष्प के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर गिरते हैं, उसी पुष्प पर नहीं गिरते, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है भाई साहब, तो ये कहता है पुनरुद्ध भवन को उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए। तो आइए समझा लेते हैं। तो यहाँ पर पुनरुद्ध भवन क्या कहता है, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पुनरुद्ध भवन यहाँ पर क्या कहता है, पुनरुद्ध भवन वह क्रिया है जिसमें किसी जीव के किसी भाग या अंग या ऊतक पुनर्स्थापन, मरम्मत या क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण अथवा शरीर के किसी छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के बाद होता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन या प्लेनेरिया। यानी कि क्या होता है, किसी एक जीव के किसी भाग या अंग से ऊतक का मरम्मत होती है या क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण होता है अथवा शरीर के किसी छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा होता है ना हमारा, ऐसा ही छितरा छितरा टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता, ये क्या होता है, एक ऐसा छितरा सा टाइप का होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। तो उसके यहाँ से एक मुकुल निकल आती है। ठीक है, एक क्या निकल आती है, ऐसे एक मुकुल निकल आती है और इसी से पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाता है। यानी कि एक छोटे से भाग से पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो परिभाषा में लिखा है शरीर के किसी छोटे खंड, यानी कि एक छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूण अवस्था के बाद होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। इसका अथवा वाला क्या है, हमारे मानव वृषण के क्या कार्य हैं, यानी कि टेस्टिस के यहाँ पर क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है भैया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, जो कि हमारे
यौनारंभ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला, मानव वृषण में नर जनन कोष अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यानी कि जो वृषण है वो क्या करता है, एक तो क्रोमोसोम से यानी शुक्राणु का निर्माण करता है, आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा लिख देंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। वो क्या कहता है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो ये रहा इसका आंसर। तो भैया आंसर क्या कहता है, मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें से 2 जनकों के समान, 2 जनकों से भिन्न होती हैं। इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। 2 संतानें जनकों के समान हैं, लेकिन 2 संतानें जनकों से भिन्न हैं। तो इससे हमें F2 पीढ़ी से ये पता चल जाता है कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अथवा वाला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इसके 2 कारण लिखिए। ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो ये रहा इसका आंसर। पहला है, मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है, यानी कि ये अल्पकालीन जीवन चक्र वाला है। इसको 2-3 साल नहीं चाहिए उगने के लिए, 1 साल वाला ही यहाँ पर है। ठीक है, 1 साल में यहाँ पर ये क्या 4-5 महीने में आराम से हो जाता है। दूसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हें दूसरे पुष्प की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। पौधे मुख्यतः स्वपरागत होते हैं तथा आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ पर कारण हो जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आइए देख लेते हैं अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। पहला है हजामत यानी कि सेविंग। अब हजामत समझ के ये नहीं समझ जाना कि ये क्या है। हजामत यानी सेविंग बनाने के शीशे में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आंख, नाक, कान व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए यहाँ पर डॉक्टर करते हैं। तो ये मैंने अवतल दर्पण के बताए। अब आप लोग इसके और में सीख सकते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग, अपने मन में यहाँ पर सुना दीजिए। एक तो होता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में पश्च दृश्य देखने के लिए। ठीक है, इसका अथवा है आवर्धन को परिभाषित कीजिए, यानी कि मैग्निफिकेशन को। तो किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है। तो आवर्धन क्या है, एक प्रकार का विस्तार है, यानी कि मैग्निफिकेंस है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। बिंब मतलब वस्तु। तो आवर्धन से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु है वो अपनी साइज से कितने बड़ा उसका प्रतिबिंब बना, यानी कि किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, यही हमें आवर्धन बताता है। और आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और उसको यहाँ पर एम से हम लोग दर्शाते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटे में क्या हो जाएगा, एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या होता है, वस्तु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। तो क्या कहता है भाई साहब, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से बताइए कि लेंस की क्षमता यहाँ पर क्या होती है, जरा बताइए। हाँ बता ली, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करना, या अपसरण यानी कि उनको फैलाना करने की मात्रा को लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कोई लेंस है, उसकी क्षमता क्या होती है कि कोई लेंस है, यदि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो वो उन किरणों को कितना एक बिंदु पर केंद्रित करेगा या उनको कितना फैलाएगा, ये उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता। और इसकी दूसरी परिभाषा भी है, संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1 बटे फोकस दूरी और F यानी के मीटर में। ठीक है, ये हमारा लेंस की क्षमता होती है।
और लेंस की क्षमता का यहाँ पर ऐसा ही मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर कितनी होगी। तो फोकस दूरी का मान यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, 2 मीटर। तो इसको सॉल्व देखिए जरा, ऐसे हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। जैसे दिया गया हमें क्या, अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर 2 मीटर। अब देखिए प्लस में दी गई थी, लेकिन अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए हमने -2 यहाँ पर लिखा है। तो सूत्र होता है P बराबर 1/f, वो भी किस में, मीटर में। तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा 1/-2, और इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास में भाग है वो कितना आ जाएगा। आप लोग जरा ध्यान से बताइए कि 2 का भाग यदि हम लोग 1 में दे देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर है वो कितना यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, तो मिलेगा 0.5, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.5 डी, मतलब डायोप्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इतना। ठीक है, क्षमता। तो इसी प्रकार से 2-3 मीटर कुछ भी आपको दे सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो अवतल लेंस है हमारा क्या है, जो क्या हमारा अवतल लेंस, इसकी जो एफ होती है वो होती है हमारी कैसी, नेगेटिव। लेकिन जो हमारा उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, इसकी एफ यानी फोकस दूरी होती है धनात्मक। ये बात आप लोगों को ध्यान से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश से विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चित्र बनाना है, तो आप लोग प्रकाश का बैंड विक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी आप लोग परिभाषा भी मुझे बता दीजिए, तब तक मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, तो कांच का एक हम लोग प्रिज्म बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बना लिया गया, एक प्रिज्म। चलो थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, काफी नाम लिखने होते हैं हमें। ठीक है, अरे भाई अच्छी बन गया। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म पर क्या होता है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ती है, तो ये क्या होता है हमारा श्वेत प्रकाश। तो इस प्रकाश की किरण से हमें कितने रंग दिखाई देने लगते हैं, 7 रंग दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर हमारा 5, यहाँ पर हमारा 6, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हमारा 7। ठीक है, अब इन इन कलर्स के यदि हम लोग नाम लिखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वायलेट यानी बैंगनी होता है, ये हमारा इंडिगो यानी कि जामुनी होता है, ये हमारा क्या होता है, बेजानी यानी कि ये हमारा ब्लू होता है, यानी कि हमारा नीला होता है। फिर हमारा ये ग्रीन होता है, और फिर हमारा क्या होता है, येलो होता है, और फिर ये हमारा क्या होता है, ऑरेंज होता है, और फिर ये हमारा रेड होता है। ठीक है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर है ये हमारा लाल, और ये हमारा क्या है, बैगनी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे, बाकी के आप लोग लिख सकते हैं। तो ये केवल क्या हो जाएगा हमारा चित्र। और इसमें लाल रंग का क्या होता है, न्यूनतम विचलन, क्या होता है, न्यूनतम विचलन। और इसमें बैगनी रंग का यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम विचलन। ठीक है, अधिकतम विचलन। तो ये यहाँ पर क्या हो गई है, एक श्वेत प्रकाश के द्वारा प्रिज्म से इसका क्या हो गया है, विक्षेपण। तो विक्षेपण की परिभाषा क्या है कि जब कोई एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का बैंड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अगला अथवा वाला। तो प्रकाश का बैंड विक्षेपण, आ, ये क्या लिखा, प्रकाश का बैंड विक्षेपण अथवा स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है कि स्वच्छ आकाश यहाँ पर हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर बेहतरीन तरीके से आपके
सामने, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये इरिटेट ना करे। टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ओ वो तो मैं ही हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम्म, ये कर दिया अपन ने खत्म, ठीक है। अब आप लोग यदि देखेंगे ऐसा गंदा आपको, लेकिन आपकी एग्जाम कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, आपको एक बार ही काटना है, ठीक है। काफी गंदा कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमसे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ, यहाँ पर ये स्वच्छ, ठीक है, तो स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा इसका बेहतरीन तरीके से आंसर। वायुमंडल के वायुमंडल के वायु के कण, यानी कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से विकिरण करते हैं, जिसके कारण विकिरणित नीला प्रकाश हमें आकाश से आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखाई देता है। यानी कि जो वायु के कण हैं, अब आसमान में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी वायु फैली है, वायुमंडल ही वायुमंडल है। तो वो कण क्या करते हैं, नीले रंग का विकिरण सबसे अधिक करते हैं, इसलिए नीला रंग हमें आकाश से दिखाई आता हुआ दिखाई देता है, और यही कारण है कि हमें आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी है ध्यान रखना, दोनों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रा क्या है। तो ये रही विद्युत धारा की सिंपल सी परिभाषा। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा यहाँ पर कहते हैं, और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो आवेश बटे समय होता है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख देता हूँ, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या होता है, आवेश बटे समय, ठीक है। आवेश बटे क्या होता है, ये हमारा समय, यानी कि आई बराबर क्यू बटे क्या होता है यहाँ पर, टी, ठीक है। ये हमारी विद्युत धारा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सूत्र। अब इसका हमसे मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसको कैपिटल ए से हम लोग लिखते हैं, ठीक। इसके अथवा पूछा गया है विभवांतर को परिभाषित कीजिए, तो ये रहा विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु है, तो एकांक धनावेश मतलब ये प्लस क्यू आवेश है। इसको इस बिंदु ए से, मान लीजिए एक बिंदु ए है, बी है, इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है, इसे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का यहाँ पर फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटे यहाँ पर आवेश, ठीक है। क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश। तो ये रहा विभवांतर का परिभाषा, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के दोनों। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 18वां। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर 3 नंबर का आ गया है, यानी कि 18 में से आपको 3 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों को लिखिए, तो ये रहा भैया इसका आंसर। तो आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म में सबसे पहले हमारी भौतिक प्रकृति, तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े दृढ़ होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो उनका आकर्षण बल थोड़े कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्यतः ये कैसे होते हैं, भंगुर, ठीक है। दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक यानी उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। और तीसरा है यहाँ पर घुलनशीलता, तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि विलायकों में अम्लीय होते हैं, यानी कि जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पूछे गए हैं 3, तो आप लोगों ने बता दिए।
और क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन सकता है 2 नंबर में कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, तो ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी। अगला है धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, धातुओं के 3 भौतिक गुण यहाँ पर हमें लिखना है। तो पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है। धातुओं की अपनी विशेष चमक होती है, यानी कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं आघात वर्धीय तथा तन्य होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? आघात वर्धीय तथा तन्य यहाँ पर होती हैं। तो ये धातुओं के 3 गुण हो गए। आप लोग कम से कम 5 गुण यहाँ पर याद रखिएगा। धातुओं के भी आपको अंतर में भी पूछा जा सकता है कि धातु और धातु में यहाँ पर अंतर लिखिए, तो आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वां। तो ये क्या कहता है हमसे? मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अब भाई दिमाग से आप लोग पढ़ रहे हो, दिमाग से मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसी के तो कार्य लिखना है। तो पहला काम तो होगा कि हम पढ़ते हैं दिमाग से। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखिए जरा, तो मानव मस्तिष्क के यहाँ पर हमें कोई कितने कार्य बताना है? 3 कार्य। ठीक है। देखिए जरा, पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क। तो यह बुद्धि, विचार एवं स्मृति जैसी उच्च मानसिक क्षमताओं का केंद्र होता है। इसके आवश्यक रहने में मंद बुद्धि बन जाते हैं। यानी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, उससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और स्मृति यानी कि याद रखते हैं। ठीक है, ये उनका केंद्र होता है। ठीक। तो अग्र मस्तिष्क का हमारा जितना दिमाग चलता है, जितने विचार आते हैं, जितना हम सोचते हैं, वो सब क्या है? अग्र मस्तिष्क के कार्य हैं, और इसके बिना हम मंदबुद्धि हो जाते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। यह देखने एवं सुनने की क्रिया का केंद्र होता है। अगर हम देख रहे हैं कोई चीज, तो ये हमारे मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। पश्चिम मस्तिष्क, यह शारीरिक संतुलन एवं शारीरिक की संस्थिति को बनाए रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका अथवा वाला क्वेश्चन आ जाता है, पादा फार्मोन में प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का और साइटोकाइनेन का। ये हमारे क्या है? पादा फार्मोन है। क्या है ये? हमारे पादा फार्मोन। तो ये भी 3 नंबर का काफी आप लोगों से पूछा जाने वाला 21 मार्च को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ध्यान रखना। तो ऑक्सिन का यहाँ पर कार्य है, यह कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घ कारण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जिब्रेलिन बोने पौधे की लंबा में वृद्धि करता है। साइटोकाइनेन यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये इनके कार्य हो गए। अगला देखते हैं 20 में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण यहाँ पर ये रहा। एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव यानी कि एन से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव यानी कि एस में विलीन हो जाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और एस ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। आप लोगों ने ये चित्र कई बार यहाँ पर बनाया होगा। ठीक है, ये हमारा एन है, ये एस है, तो ये कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी होती हैं। तो ये एन से प्रारंभ होती हैं और एस में ये क्या हो जाती हैं? समाप्त यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, दूसरा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो आपको फिर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाता है तीसरा, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी कि कोई ये पॉइंट है, तो ये यहाँ जा रही है। अरे भाई, ये ए पॉइंट है तो ये यहाँ जा रही है, यानी कि ये हमारी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगला है, किसी दंड चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो हमें दंड चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर खींचनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको एक चित्र बनाना है। हम्म, ये हमारा एन सरा, ये हमारा एस सरा। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रारंभ हुई और ये इसमें गई। ठीक है, अब ये यहाँ से प्रारंभ हुई और ये इसमें से चली गई। ठीक है,
अब ये इसको मैं ऐसे बना देता हूँ और यहीं से एक ऐसे ही निकाल देता हूँ। ठीक, चलो इसको फिर निकाल देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे, ये आपने कई बार बनाया होगा, ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, अरे भाई तुम अच्छे से बन जाए, ये ले। हाँ ठीक है, अगला यहाँ से आप लोग बना देंगे। ठीक है, और ये चिन्ह आप लोग जरूर बनाएंगे कि एन से प्रारंभ हो रही हैं और एस में यहाँ पर ये समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इसके आप लोगों को सोचो 3 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इतना सचित्र आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21वां। ये क्या कहता है भाई साहब आप लोगों से और मुझसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 21वां यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ये यहाँ पर कौन सा आ गया है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखिए जरा, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसकी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है CaO प्लस KH2O बराबर CEO का होल ट्वाइस साथ में ऊष्मा। तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अगला ऊष्मा शोषी, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी कि ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर CaCO3 और यहाँ पर CaO प्लस के CO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा। तो यहाँ पर ऊष्मा कहाँ अवशोषित हो रही है, तो यहाँ पर हम गर्म करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे गर्म करने पर, इस तीर के ऊपर लिख देंगे गर्म करने पर, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तभी ये चीज हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इसमें ऊष्मा लग रही है इसलिए ये हमारी हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसका अथवा वाला। तो ये क्या कहता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए। तो ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, और इसके पहले जो हमने अभी ये पढ़ा ना, ये भी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका यहाँ पर आंसर। तो देखिए, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो यही कर लेता हूँ। हाँ, तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, पदार्थ मतलब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, अभिकारक की। ठीक है, अभिकारक। तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे CaO CO2 तो बन जाएगा CaCO3, यानी कि दो थे दोनों को मिला के एक बन गए, यानी कि इन्हें संयोजन कर दिया, ये जुड़ गए, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। वे अभिक्रिया जिनमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है उसे क्या बोल देते हैं, वियोजन अपघट या अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे CaO CO3, ठीक है, CaCO3 को गर्म करने पर हमें मिल जाएगा CaO और CO2, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये क्या कहता है, ये भी हमारा कितने नंबर का है, यहाँ पर 4 नंबर का। तो मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र यहाँ पर बनाइए। तो देखिए, चित्र में अब बना के तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ही ली होगी, बस मैं तो आपको ये यकीन दिलाने वाला हूँ कि जो आपने सीखा है वही एग्जाम में यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए, ये चित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा सर से यूं बढ़िया ऐसे स्टार्ट करना है, एक सर बना देना है ऐसा। ठीक है, और ये मुंह बनाते जाना है, ये दाढ़ी, और ये यहाँ से ऐसा स्टार्ट करते हुए जाना है, और ये पहला हाथ और ये यहाँ पर दूसरा हाथ। अब नली बनानी है तो नाक से ऊपर से ऐसा करते करते आपको ऐसी एक ग्रसनी बना देनी है ये, और यहीं से इसकी जीवा से ऐसे जोड़ते हुए ये ला देनी है। ठीक है, ये और डायरेक्ट ये हमारी आएगी कहाँ पर, आमाशय में। तो आमाशय को आपको कुछ ऐसा यहाँ पर बना देना है। ठीक, फिर आमाशय के बगल में ही आपको ये लटका देना है, क्या आपका, ये लटका देना है आपको पित्ताशय। ठीक है,
फिर इसके बाद में देखिए ये हमारा एक जो घरेलू टाइप की यहाँ पर ये है, ये हमारा पित्ताशय है और ये जो हमारा है ये इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डायफ्राम बना देना है। ठीक है, फिर ये हमारा यहाँ पर क्या है, यकृत है। ठीक, और यहाँ पर ये जो ऐसा लटका हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अग्नाशय। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनानी है क्षुद्रांत, तो इसको ऐसा ऐसा कर देना है, डॉट 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 डॉट, ऐसा 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 कर 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 कर, और ये आपकी बन जाएगी क्या यहाँ पर, ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर क्या, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। और बड़ी आंत को बनाने के लिए आपको क्या, जलेबी भजिया सी वहीं पर ऐसे तल देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको अच्छे से बना लेना है, आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी। तो जीवा से सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रसिका, फिर आहार नाल, फिर ये हमारा आमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बहदांत और ये गुदाद्वार। ये इतने आपको नाम लिखना ही लिखना है, जो इतने इस साइड मैंने जो नाम लिखे हैं ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब ये पित्ताशय भी लिख सकते हैं, डायफ्राम, वो ये यकृत और अग्नाशय। ठीक है, बाकी इन दोनों को छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, धमनी एवं सरा में यहाँ पर अंतर लिखिए, कोई चार इसके अथवा वाला। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला है, अंतर वाला भी है। तो धमनी आप लोग ऐसा ऐसा बना करके लिखेंगे, एक साइड में यहाँ पर क्या लिख देंगे, धमनी, अरे भाई ये लिख देंगे आप लोग धमनी, और दूसरी साइड में आप लोग लिख देंगे यहाँ पर सरा। ठीक है, 6 से लिख जा भाई, एक साइड में आप लोग लिख लेंगे धमनी और एक साइड में आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर सरा। ठीक है, तो देखिए सभी लोगों ने कुछ ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन आप लोग ऐसा लिख देंगे कि धमनी के अंतर ऊपर और सरा के अंतर नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पढ़ने वाले को एक सीध में चाहिए होते हैं कि यहाँ पर ये पढ़े तो यहाँ पर ये पढ़ ले, तो आसान हो जाता है, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर है, धमनियों में शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जो धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे हृदय से आपके पाँव की नस तक रक्त को ले जाना है, तो वो कौन ले जाएगी, धमनी। ठीक है, दूसरा, ये त्वचा की नीचे गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, इसलिए ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, और रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है इनके अंदर। ठीक है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इनमें कपाट यानी कि बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, सीधा सीधा बहता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का संवहन करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी होती है उसमें बिना ऑक्सीजन वाला यानी कि CO2 वाला खून यहाँ पर बहता है। ठीक है, अब सिरा में देख लीजिए, तो सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्र करके हृदय में वापस ले जाती हैं। ठीक है, ये हृदय में वापस रक्त ले जाती हैं। ये त्वचा से कम गहराई में स्थित होती हैं, इसलिए हमें बाहर से दिखाई देती है, इनका रंग नीला नीला सा हमें दिखाई देता है, और इनमें रुधिर है वो कम दाब से बहता है। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें कपाट यानी कि बाल्ब पाए जाते हैं, यानी कि स्राव में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर वाल्व। तो ये दो अंतर भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चौथा, पल्मोनरी स्राव को छोड़कर सभी स्राव में बी ऑक्सीजनित रक्त संबंध होता है, यानी कि पल्मोनरी स्राव एक ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त यहाँ पर बहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अंतर होने वाला। ठीक है, अब देख लीजिए 23वां और इस चैप्टर का लास्टवां क्वेश्चन, चैप्टर यानी कि इस सेट का लास्टवां क्वेश्चन। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब बिंब के बने प्रतिबिंब की चार विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा भैया चार विशेषताएं। पहला, प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है समतल दर्पण में। प्रतिबिंब बिंब की साइज के बराबर बनता है। अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित यानी कि लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसके अथवा वाला यहाँ पर क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर का है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियमों को यहाँ पर चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है भाई साहब, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने आप मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण ब्रह्म माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो सघन से ब्रह्म में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इनके यहाँ पर चित्र बनाने हैं, तो बना देता हूं।
दो स्थितियों के लिए यहाँ पर बनाने हैं। तो ये मैंने बना दिया सबसे पहले ऊपर विरल माध्यम। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। नीचे बना दिया मैंने सघन माध्यम। ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसी यहाँ पर आएगी। ठीक। हाँ, आई। तो हम यहाँ पर एक अभिलंब ऐसा खींच लेंगे। अरे भाई अच्छे से खिंच जा। तो अभिलंब हम कुछ जरा ऐसा यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है। ठीक है। अब विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में यहाँ पर जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? यहाँ पर झुक जाएगी, तो ऐसी जाएगी। ठीक है। जबकि जाना चाहिए उसको ऐसा, यहाँ से सीधी ऐसी जानी चाहिए, लेकिन वो कहाँ हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको यहाँ पर बोल देते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है? अभिलंब। ठीक। और ये हमारा माध्यम की परत हो गई ए बी। ठीक है। अब बना लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए। तो इसके लिए दूसरे कलर से, हाँ, कि ये एक प्रकाश की किरण यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे करके भेजी। ठीक है। अब देखिए जरा। अरे भाई, हाँ, कुछ ऐसी मैंने यहाँ पर एक प्रकाश की किरण भेजी। और ये अपना बना हुआ है क्या? यहाँ पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ये यहाँ पर कैसा माध्यम है? सघन। नीचे है यहाँ पर हमारा कैसा? विरल। इस सघन माध्यम से कहा जाएगी? विरल माध्यम में। सो अभिलंब से कैसी हट जाएगी? यहाँ पर दूर। जबकि जाना चाहिए था इसको कैसा? इस दिशा में, लेकिन ये थोड़ी दूर हट गई। ये वही नाम हो जाएंगे। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब। तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पर चित्र बना देना है। चित्र यहाँ पर जरूर बनाना है, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब अपवर्तन के यहाँ पर नियम देख लीजिए। तो पहला अपवर्तन का यहाँ पर नियम है हमारा कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में यहाँ पर स्थित होते हैं। बिल्कुल राइट बात। एक ही रंग के प्रकाश की किरणें दो माध्यमों की सीमा परस्पर पड़ती हैं, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछा जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। यदि अपतन कोण आई हो, अपवर्तन कोण आर हो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक n2 1। ठीक है। जिसे n2 1 को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये ऐसे लिखा है, साइन आई बटे साइन आर बराबर में हो जाएगा n2 1, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्नेल का नियम। तो इतना लिखेंगे। और ये ठीक है। तो यहाँ पर